आज से लगभग 59 मिलियन वर्ष पहले कोलंबिया का रेन फॉरेस्ट बड़े बड़े दैत्याकार जीवों से भरा हुआ था। डायनासोर्स के विलुप्त होने के कुछ मिलियन वर्षों बाद ही साउथ अमेरिका के इस हिस्से के जीव फिर से आकार में बड़े होने लग गए थे। उस भाप और नमी से भरे दलदली इकोसिस्टम में जो कछुओं की प्रजाति रहती थी, वो आज की सबसे बड़ी कछुओं की प्रजाति से भी आकार में कई गुना बड़ी थी। और कुछ बड़े और लंबे मुंह के आकार वाले मछली खाने वाले जीव भी थे, जो कि आज के सबसे बड़े खारे पानी के मगरमच्छों के रिश्तेदार थे। लेकिन इस प्राचीन वर्षावन में जो सबसे बड़ा जानवर छुपा हुआ था, वो था टाइटेनोबोआ, अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा सांप, जो कि आज जीवित रहने वाले सबसे बड़े सांप के आकार से लगभग 2 गुना था और एक आम इंसान से लगभग 7 गुना बड़ा था। और मेरे मन में इसे लेकर काफी सवाल उठते हैं, जैसे कि इतना बड़ा सांप आखिर कहाँ से आया, इतने बड़े सांप आखिर जीते कैसे थे और ये क्या खाते थे, क्या ये आज भी किसी जीवित सांप की प्रजाति से संबंध रखता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आज के सांपों से आकार में लगभग 2 गुना बड़े सांपों की उत्पत्ति के लिए आखिर कौन सी चीज जिम्मेदार थी। ऐसा माना जाता है कि टाइटेनोबोआ का बड़ा आकार बाकी जीवों की ही तरह अपने पर्यावरण का ही नतीजा है, खास तौर से उस जलवायु का जिसमें वो रहते थे। पिछले कुछ वर्षों से वैज्ञानिक इसके शरीर के हैरान कर देने वाले टुकड़ों को आपस में जोड़ रहे हैं, जिससे हमें ये जानने का मौका मिला कि इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप संभवतः एक लगातार गर्म हो रहे प्लेनेट द्वारा ही बनाया गया होगा। टाइटेनोबोआ की खोज की कहानी 2000 के दशक के शुरुआत में आरंभ होती है, जब फील्ड ट्रिप पर गए जियोलॉजी के कुछ छात्रों को कोलंबिया में सेरेजोन नाम की जगह पर एक बड़ी कोयले की खान के पास कई जगहों पर जीवाश्मों के होने के संकेत मिले, जो कि वेनेजुएला की सीमा के पास स्थित है। और वे जीवाश्म इतने दुर्लभ थे कि उन्होंने 10 साल से काम कर रहे शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन जगहों पर वैज्ञानिकों को पौधों के जीवाश्मों का एक खजाना मिला, जिसमें कुछ शुरुआती फलियों के पौधे और चॉकलेट के पौधों की पुरानी प्रजाति भी शामिल थी, जो आज भी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। सेरेजोन के जीवाश्मों ने हमें एक ऐसी दुनिया का स्नैपशॉट प्रदान किया जो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसे नियोट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि 58 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व इस धरती पर थे। इन जीवाश्मों पर कार्य करते समय ही वैज्ञानिकों के हाथ फिर से एक ऐसा फॉसिल लग गया था जिसने कई सारे प्रश्न इनके सामने खड़े कर दिए थे। और वो फॉसिल्स किसी प्लांट का नहीं बल्कि एनिमल का था, जो कि एक वर्टिब्रा था। ये स्ट्रक्चर काफी हद तक एनाकोंडा के वर्टिब्रा से मैच करता था, लेकिन आकार में उससे कई गुना बड़ा था। ये बड़ी हड्डी विशालकाय सांपों के अस्तित्व में होने की पहली सबूत बनी। समय के साथ साथ रिसर्चरों ने इसके कुल 100 से भी ज्यादा अवशेष कलेक्ट किए, जो कि रिब्स, वर्टिब्रे और स्कल की थी, जो कि इन सांपों की कम से कम 28 प्रजातियां होने की पुष्टि कर रही थी। और ये वर्टिब्रे हमें सांप के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, क्योंकि अगर सांप के पास कुछ होता है तो वो है एक लंबी रीढ़ की हड्डी। उन वर्टिब्रे की हड्डियों पर बने छेदों का और धारियों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि ये सब बोआइड फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसमें आज के समय के सभी बोआ आते हैं। लेकिन इन सांपों के अन्य रेप्टाइल्स के साथ जुड़े इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जितना हमें पता है, उसके हिसाब से वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये सांप 4 लिम्ब वाले रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, जो कि आज से लगभग 167 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक पीरियड में रहा करते थे। लेकिन कुछ शुरुआती जीवाश्म जिनकी खोपड़ी की संरचना के आधार पर हम उन्हें सांपों का कहते हैं, उनमें भी लिम्ब मौजूद है। इसलिए ये पता लगाना कि शुरुआती सांपों के शरीर में आज के सांपों की तुलना में क्या भिन्नता रही होगी, बहुत ही जटिल काम है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज के बोआ और पाइथन्स की प्रजातियों के पास भी हिंड लिम्ब्स होते हैं, जिसे स्पर्श कहते हैं, जो कि इनके पूर्वज टेट्रोपॉड्स के अवशेष हैं। हम ठोस रूप से यह नहीं कह सकते कि टाइटेनोबोआ में स्पर्श होते थे या नहीं, लेकिन उसके सभी जीवित रिश्तेदार तो यही कहते हैं। लेकिन फिर भी आज के जीवित बॉइड्स कभी भी टाइटेनोबोआ के साइज के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। इनके वर्टिब्रे के डायमेंशंस के आधार पर और लिविंग बोआ के साइज के आधार पर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि टाइटेनोबोआ 13 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं, जो कि उतना ही बड़ा है जितने बड़े ये टीरेक्स होते हैं। अब अगर इसे आज के सांपों के साथ कंपेयर किया जाए
तो आज के समय का सबसे बड़ा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन है, जिसकी लंबाई 7 मीटर तक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने शरीर को 9 मीटर तक स्ट्रेच कर सकता है। इसकी लंबाई के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसके वजन का भी अनुमान लगाया है। जब इसका वजन कैलकुलेट किया गया तो ये करीब 1135 किलोग्राम आया। इसका मतलब ये लगभग उतने ही भारी होते हैं जितना कि एक बाइसन या एक एडल्ट मेल जिराफ होते हैं। और भले ही ये अनुमान 100% एक्यूरेट ना हो, मगर एक बात तो साफ है कि टाइटेनोबोआ वजन में हल्के तो बिल्कुल नहीं होते थे। टाइटेनोबोआ सिर्फ अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी सांप की प्रजाति ही नहीं थी, बल्कि ये अपने समय के सबसे बड़े नॉन मरीन वर्टिब्रेट्स भी थे। परंतु कोलंबिया के वर्षावनों में ये अकेला जाइंट रेप्टाइल नहीं था। आगे चलकर शोधकर्ताओं को सेराज़ोन फॉर्मेशंस में से कई और विशालकाय जीवों के प्रजातियों के अवशेष मिले। शोधकर्ताओं ने एक 6 मीटर लंबे मगरमच्छ जैसे एक रेप्टाइल का पता लगाया, जिसे एक रेंटोसुकस कहा जाता है, और एक कछुआ पुएंटेमिस, जिसके सिर्फ पीठ पर का कवच ही लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबा था। इसे देखकर सभी रिसर्चर्स चौंक गए कि आखिर ये सब जीव इतने दैत्याकार आकार के कैसे हो गए थे। सबसे पहले गौर करने वाली बात तो ये है कि सेराज़ोन फॉर्मेशंस उस तबाही के कुछ मिलियन वर्षों बाद ही बना जिसमें धरती से उल्कापिंड के टकराने की वजह से सभी डायनासोर्स का सफाया हो गया था, और इसी के साथ साथ काफी सारी मेगाफाउनास भी विलुप्त हो गई थी, जिससे कि बाकी बचे बड़े एनिमल्स के लिए शिकार करना आसान हो गया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी विशालकाय जीव हमें सेराज़ोन में मिले हैं वो सब के सब रेप्टाइल्स हैं, और ज़्यादातर रेप्टाइल्स निश्चित रूप से कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। इसलिए उनके शरीर का तापमान उनके वातावरण के परिवेश के तापमान के आधार पर भिन्न होता है। नतीजतन तापमान के साथ साथ उनका मेटाबॉलिज्म भी बदलता है। ये गर्मी में तेजी से बढ़ते हैं और ठंड के मौसम में धीमे पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि तापमान का ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोई जीव कितनी तेजी से अपनी कैलोरीज को बर्न करता है, बल्कि वास्तव में इसमें वो सारी केमिकल एक्टिविटीज आती हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। और एक रेप्टाइल के लिए गर्म वातावरण सबसे अनुकूल होता है, और इसमें उसके शरीर की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ज्यादा तेजी से होती हैं, इसलिए वो गर्म वातावरण में तेजी से ग्रो करते हैं अगर उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो तो। इसलिए भले ही बड़े जानवरों में आमतौर पर धीमा मेटाबॉलिज्म होता है, परंतु रेप्टाइल्स पर उच्च तापमान का प्रभाव इतना मजबूत होता है कि यह टाइटेनोबोआ जैसे जीवों को अपने दैत्याकार आकार तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस वातावरण में टाइटेनोबोआ जैसे बड़े जीव जिंदा रहते थे वो वास्तव में कितना गर्म होता था। उस समय के इकोसिस्टम के तापमान का अनुमान टाइटेनोबोआ जैसे रेप्टाइल्स के फॉसिल्स का गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है, जो इस चीज पर आधारित होगा कि हम आज के समय के ठंडे खून वाले जानवरों में तापमान और शरीर के आकार के बीच के संबंध के बारे में क्या जानते हैं। इस मेथड से ये पता चलता है कि टाइटेनोबोआ को जीवित रहने के लिए लगभग 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान की आवश्यकता पड़ती होगी। अब कुछ शोधकर्ताओं का ये मानना है कि यह तापमान इतना गर्म होगा कि सांप वास्तव में ओवरहीट हो जाएगा। लेकिन प्राचीन जलवायु का अध्ययन करने के लिए अन्य तरीकों का भी उपयोग किया गया है, जैसे कि मरीन कोर सैंपल्स का विश्लेषण करना और जीवाश्म पत्तियों में कार्बन आइसोटोप्स के अनुपात की मात्रा को जांचना। इन विधियों से पता चलता है कि तापमान वास्तव में 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही था, और शायद ये 31 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहा हो। इस तरह से यह आज के औसत वर्षावनों की तुलना में अधिक गर्म था, और इस तरह से भाप से भरे एक दलदलीय वातावरण में टाइटेनोबोआ के पास खाने के बहुत सारे विकल्प थे। लेकिन जब जीवाश्म विज्ञानियों ने इस विशालकाय सांप की खोपड़ी के आकृति के विज्ञान का अध्ययन किया तो वे इसके आहार के बारे में जो कुछ भी पता लगा पाए थे उससे वे थोड़े आश्चर्यचकित थे। अधिकांश सांपों में दांत मजबूती से जबड़े की हड्डी से जुड़े होते हैं, लेकिन टाइटेनोबोआ के दांत केवल कमजोर रूप से ही उसके जबड़े से जुड़े हुए थे। इसमें अन्य बर्ड्स की तुलना में बहुत अधिक दांत थे, और इन लक्षणों को उन सांपों में देखा गया है जो मछली खाने में माहिर हैं, जैसे कि ब्राउन वाटर स्नेक और बेंडेड सी क्रेत। इन विशेषताओं से ये पता चलता है कि टाइटेनोबोआ अब तक का ज्ञात सबसे पहला मछली खाने वाला बोआ था।
दुनिया का सबसे बड़ा सांप पैलियोसिन युग में कुछ मिलियन वर्षों तक ही रहा। इसकी विशाल जीवन शैली उस समय के एक्सट्रीम क्लाइमेट के कारण ही संभव हुई। टाइटेनोबोआ ग्लोबल टेम्परेचर के तेजी से बढ़ने के कुछ मिलियन वर्षों पूर्व ही इस धरती पर रहा था। अभी हमें पूर्ण रूप से यह ज्ञात नहीं है कि टाइटेनोबोआ जैसा विशालकाय जीव आखिर विलुप्त कैसे हुआ। संभवतः इसे अपना विशाल आकार बनाए रखने के लिए 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान की जरूरत रही होगी और पृथ्वी की जलवायु में नाटकीय रूप से आए उतार चढ़ाव में ये प्रजाति भी विलुप्त हो गई होगी। एट द एंड हम सभी अपने इन्वायरमेंट का ही एक प्रोडक्ट हैं। हमें आकार भी उसी दुनिया से मिला है जिसमें हम रहते हैं। टाइटेनोबोआ के केस में एक भयंकर रूप से गर्म जलवायु ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसने दुनिया के सबसे बड़े सांप को कभी जन्म दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लेना। मेरा नाम है आशीष और ये थी स्टोरी कि कैसे एक गर्म ग्रह ने दुनिया के सबसे बड़े सांप को जन्म दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।